इस वीडियो में हम एडुटेरिया के सेकंड टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विरासत को अपनाओ 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो सही आंसर है इसका संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन ए। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि विरासत को अपनाओ जो पहला बार कार्यक्रम शुरू किया गया था वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विरासत को अपनाओ 2.0 ये कार्यक्रम जो कि एक नया संस्करण है ये किसने शुरू किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। तो विरासत को अपनाओ 2.0 कार्यक्रम का मुख्य मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय और अन्य भागीदार जो है वो है पर्यटन मंत्रालय और ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। प्रश्न है, निम्न में से भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है कौन सा? उसका नाम क्या है? मतलब इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सृजनम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सृजनम जो है ये तैयार किया गया है CSIRNIIST तिरुवनंतपुरम के द्वारा। प्रश्न है, अभ्यास साइक्लोन निम्न में से किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि ये आयोजित होता है भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र के बीच। 2025 में जो ये साइक्लोन अभ्यास आयोजित किया गया था राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, ये बात ध्यान में रखिएगा 2025 का राजस्थान में हुआ था अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच। 2025 में हुए कुछ और सैन्य अभ्यास हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए खंजर प्रहार 2025 ये हुआ था भारतीय सशस्त्र बलों के बीच अरुणाचल प्रदेश में। एक और है खंजर, ये खंजर और खंजर प्रहार अलग अलग है। खंजर प्रहार सशस्त्र बलों के बीच है, भारतीय सशस्त्र बलों के बीच, और खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था, ये किर्गिस्तान में ही हुआ है 2025 में। वरुण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वरुण ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, इस बार अरब सागर में हुआ है। सी ड्रैगन ये मल्टीनेशनल है, बहुराष्ट्रीय है, ये हुआ है प्रशांत महासागर तट पे, गुआम तट, ठीक है, गुआम तट याद रखिएगा। ट्रॉपिक्स भारतीय नौसेना का है, ये हिंद महासागर में हुआ है। धर्म गार्जन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भारत जापान के बीच जो भी एक्सरसाइज होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बराबर आपको बिहार वाले एग्जाम में स्पेशली आपको देखने को मिलेगा जापान वाला एक्सरसाइज। तो ये हुआ था इस बार जापान में ही, धर्म गार्जन कहाँ हुआ? जापान में ही। साइक्लोन तो हम देख ही चुके हैं। उसके बाद है एक्वेरियन मालदीव के साथ होता है भारत का, इस बार मालदीव में ही हुआ है। प्रश्न है, AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? ये किया गया था फ्रांस में। AI का मतलब हम लोग सब जान रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो फ्रांस में हुआ था। PM मोदी गए थे इसमें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की थी। प्रश्न है, PM आशा योजना, PM आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन है, योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। बिल्कुल सही बात है। सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्य के तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन का 100% खरीदारी करेगी। यह भी बिल्कुल सही बात है। पूछ रहा है कौन से कथन सही नहीं है? तो दोनों तो सही है, तो ना तो एक और ना तो दो। तो PM आशा क्या हो गया? PM आशा हो गया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। आपको इन दालों का नाम याद रखना है, तुअर, उड़द और मसूर। कितने सालों के लिए? तो 4 सालों के लिए खरीदेगी। प्रश्न है, हाल में ही किस राज्य ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, यही है फुल फॉर्म, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, हिंदी में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। तो ये अपनाया है उत्तराखंड ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेवा अपनाने के साथ ही उत्तराखंड का विधानसभा क्या हो गया? डिजिटल सदन बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी ने इसका उद्घाटन किया था, इस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। प्रश्न है, निम्न में से किस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 फरवरी को मनाया जाता है। कुछ और भी दिवस हैं, उनको भी देखते हुए चलते हैं। विश्व वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को।
विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। इनको याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा रहा है हाल में ही खनन मंत्रालय ने कुछ खनिजों को लघु खनिज की सूची में से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर लिया। मतलब ये पहले लघु खनिजों की श्रेणी में थे, अब शामिल हो गए हैं प्रमुख खनिजों की श्रेणी में। इनमें से कौन सा खनिज शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम। ये शामिल नहीं है। क्वार्ट्ज शामिल किया गया है, फेल्सपार शामिल किया गया है, अब्रक शामिल किया गया है और एक बेराइट शामिल किया गया है, बेराइट। ठीक है, तो ये 4 खनिज हैं, क्वार्ट्ज, बेराइट, अब्रक और फेल्सपार। तो शामिल कौन सा नहीं है? लिथियम। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एक बात और ध्यान में रखना है कि क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अब्रक जो है वो पेग्माटाइट चट्टानों में पाए जाते हैं। प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, इनका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य किया गया है। 28 जनवरी से 14 फरवरी, सही बात है, सही कथन है। खेलों के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। यह कथन गलत है, क्योंकि समापन समारोह की बात कही गई है तो ये अमित शाह गए थे, गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया था। खेल के इस संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में किया गया, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कदम सही है? तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी। एक बात और याद रखिएगा कि इस खेल में जो है प्रथम स्थान पर रहा है सर्विसेज। सर्विसेज जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। टोटल 68 गोल्ड के साथ उन्होंने 121 मेडल जीता है। टोटल 121 मेडल जीता, जिसमें कि 68 गोल्ड है। दूसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर रहा है हरियाणा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो है 38 था। आपसे पूछा जा सकता है 39th कहां होगा? 39th होगा 2026 में, 2026 में। कहां पे? तो मेघालय में, मेघालय, याद रखिएगा इसको। हाँ, एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है कि इस खेल का शुभंकर क्या है? तो वो है मौली। मौली जो है मोनल से बना है। ठीक है, उत्तराखंड का जो है राज्य पक्षी है हिमालयन मोनल है। इसी पे बनाया गया है मौली। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में से कौन शामिल नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसंरचना। ये शामिल नहीं है। कृषि है, एमएसएमई है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, एमएसएमई ये भी है, और निर्यात भी है। इसके अलावा और कौन शामिल है? तो वो है निवेश। चौथा इंजन कौन सा है? निवेश। इस बार का जो केंद्रीय बजट था उसका थीम क्या है? तो सबका विकास। ये थीम याद रखिएगा। धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल, समीर गोविंद चमदग्नि। तो इनमें तीनों को मिला है धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। धन्वंतरी पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है आयुष मंत्रालय द्वारा। बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। पहला कथन है, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। वेतन भोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण 12,75,000 रुपए होगी। यह भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है हमारे। तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। गलत कथन कौन सा है? सेवा निर्माण में 8वां सही है, रेलवे नेटवर्क में 4था सही है, विदेशी मुद्रा भंडार में 3रा गलत है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार में हम 4थे स्थान पे हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यही वाला गलत है। वस्त्र और परिधान के निर्यात में हम 6ठे स्थान पर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? सही आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि डिजिटल युग में बाल शोषण को रोकना है। प्रश्न है, आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। ये गलत है। नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था, बल्कि हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था। द्रौपदी
मुर्मू ने किया था। तो इसमें सही कथन आप चुनिए, सही कथन कौन सा है? सही कथन हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए। ये आदि महोत्सव आयोजित किया गया था मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया है। इनमें निम्नलिखित में से अभियान में कौन शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है म्यांमार, बाद बाकी भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। ये एक मोटरसाइकिल यात्रा है, नेपाल से शुरू होगा और पहुंचेंगे हम लोग श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू कर रहा है, जो कि भारत, नेपाल और श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं की ऐतिहासिक मोटरसाइकिल यात्रा है। शुरू कहां से होगा? तो लुम्बिनी नेपाल से शुरू होगा, जो कि भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है, और बहुत सारे बौद्ध विरासत स्थलों को कवर करते हुए ये खत्म होगा गौल, श्रीलंका में। खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान वाला एथलीट बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी। देखिए नंबर 1 पे तो रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो वो है स्टीफन करी, ठीक है। ये अमेरिकन है और बास्केटबॉल खिलाड़ी है। तीसरे नंबर की बात करें तो वो है टाइसन फ्यूरी, ये ब्रिटिश है और मुक्केबाज है। एक बात और, टॉप 100 में जो है कोई भी महिला एथलीट नहीं है और कोई भी भारत का खिलाड़ी शामिल नहीं है। प्रश्न है, भारत सरकार ने नवीं एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दी, जो कि निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होने वाले हैं? ऑलरेडी हो चुके हैं, ये हुआ है हार्बिन, चीन में, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये एशियाई शीतकालीन खेलों का 9वां संस्करण था, 9th था, ठीक है। हार्बिन ने दूसरी बार मेजबानी की है और चीन ने तीसरी बार। इसका आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था, मोटो क्या था? तो ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। और इसका शुभंकर भी जानिए, ये भी पूछा जा सकता है। उसका नाम है बिनबिन और निनी। ये एक साइबेरियाई बाघों की जोड़ी है, बिनबिन और निनी। 2025 के इस एशियाई खेल में पहले स्थान पर रहा चीन, दूसरे स्थान पर रहा साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, और तीसरे स्थान पर रहा जापान। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा कितनी बड़ी बिल्लियों यानी बिग कैट्स के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी? तो सही आंसर है 7, ऑप्शन बी। ये 7 बिग कैट्स हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इसकी नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। प्रश्न है, मत्स्य 6000 यानी मत्स्य 6000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। मत्स्य 6000 जो है चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाली मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी है, बिल्कुल सही बात है। इसके द्वारा वर्ष 2030 के अंत तक 500 मीटर की गहराई तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। ये वाला कथन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 2026 के अंत तक, 2030 नहीं 2026 के अंत तक 500 मीटर गहराई नहीं, नाम ही है मत्स्य 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। तो केवल एक ही कथन सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस परियोजना का नाम क्या है? समुद्रयान परियोजना। इस पनडुब्बी में 3 व्यक्ति जो है आराम से काम कर सकते हैं। प्रश्न है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? विच विंड्स डोमिनेट द प्लेन्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग द मानसून रिट्रीट? क्या है? मानसून प्रत्यावर्तन को क्या बोलते हैं? मानसून रिट्रीट। तो कौन सा हवा का प्रभाव रहता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ठंडी, पछुआ और उत्तरी हवा। सुमेलित करने के लिए दिया गया है, सूची 1 में पर्वत हैं, सूची 2 में उनके महाद्वीप हैं। तो देखते हैं, मिलान करते हैं। एंडीज कहाँ है? एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में। अल्ताई कहाँ है? तो ये एशिया में है, अल्ताई एशिया। आल्प्स कहाँ है? तो यूरोप में है। और अल्पेशियन कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। हो गया मिलान? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 4, 3, 1, 2। प्रश्न है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? घटते जनसंख्या घनत्व में देखना है हमको, तो मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, उसके बाद उससे कम किसका है, ऐसे दिखाना है। तो सबसे ज्यादा सबको पता होगा कि बिहार का है, तो बिहार। सेकंड नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल,
तीसरे पे केरल, चौथे पे उत्तर प्रदेश। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है तो वो भी आपको याद रखना है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1106। पश्चिम बंगाल में कितना है, थोड़ा सा कम है, 1028। कम से कम इन दोनों का याद रखना है, बिहार का और पश्चिम बंगाल का। प्रश्न है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो ये है चेनाब। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चेनाब जो है दो प्रमुख धाराओं के मिलने से बनती है, उनका नाम है चंद्रा और भागा। निकलती कहां से है तो हिमाचल प्रदेश से। यह है सिंधु नदी बेसिन की नदियां, इसको आप देख लीजिए एक बार। देखिए, सिंधु नदी जो है वो निकलती है मानसरोवर से, यहां से निकलती है सिंधु नदी और पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। दूसरा है झेलम नदी, ये निकलता है वेरीनाग झरना, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, झेलम। उसका चेनाब जो है ये निकलता है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद है रावी, रावी रोहतांग दर्रा से निकलता है। व्यास भी जो है ये भी रोहतांग दर्रा से निकलता है। सतलज जो है ये राकस्थल से निकलता है, जो कि तिब्बत में अवस्थित है, वहां से निकलते हुए ये भारत में प्रवेश करता है शिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। इन नदियों का उद्गम अब ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न में भी हमें सूची का मिलान करना है। सूची 1 में खानें दी गई है, सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। लौह एस की खान कहाँ है तो ये है गोवा और नोमुंडी में। गोवा और नोमुंडी कहाँ है, ये झारखंड में है, झारखंड में। तांबे की खान है बालाघाट में, बालाघाट कहाँ है तो एमपी में पड़ता है। बॉक्साइट की खान ये है अमरकंटक पठार में, अमरकंटक पठार में। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़। और अब्रक की खान कहाँ है तो नेल्लोर में। नेल्लोर कहाँ है, आंध्र प्रदेश, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। तो सही मिलान क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 4। प्रश्न है, किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, सबसे कम है तो वो है यूरोप। ऑप्शन ए। सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो वो है अफ्रीका। मरुस्थलीकरण की समस्या सबसे ज्यादा अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक स्थलरुद्ध देश नहीं है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है तो वो है बेल्जियम। इसकी सीमा जो है उत्तरी सागर से मिलती है। तो लैंड लॉक्ड कंट्री यानी स्थलरुद्ध देश ऐसा देश है जो किसी महासागर या समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, मतलब उसके पास कोई भी समुद्र तट नहीं होता है। तो बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ये सब लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है क्योंकि इनकी सीमा नॉर्दर्न सी से, उत्तरी सागर से मिलती है। एशिया के कुछ स्थलरुद्ध देश हैं, उनको देख लीजिए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, भूटान, नेपाल और लाओस। लाओस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है। यूरोप में एक बार बीपीएससी ने हंगरी पूछा है कि लैंडलॉक्ड कंट्री इनमें से कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन हंगरी दिया हुआ था, ये पूछ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। उसके अलावा वेटिकन सिटी है, मालदोवा है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, और ऑस्ट्रिया को। और अफ्रीका का भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, गलत कथन कौन सा है, देखते हैं कथनों को। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुड़ कहा जाता है, बिल्कुल सही, काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं इसको। दूसरा कथन है, क्रेप्स के अनुसार रेगुड़ मिट्टी अनिवार्य रूप में एक परिपक्व मिट्टी होती है, बिल्कुल सही बात है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यही कथन गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाई जाती, दक्कन क्षेत्र में पाया जाता है, दक्कन क्षेत्र में, दक्कन के पठार में। ये काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार के किनारे पाया जाता है और इसमें स्वयं जुताई का गुण होता है। राष्ट्रीय जलमार्गों को उनके सही मार्ग के साथ सुमेलित कीजिए, तो देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ये सबको पता होगा, जलमार्ग 1 जो है ये हल्दिया से इलाहाबाद तक है। जलमार्ग 2 ये धुबरी से सादिया तक है। जलमार्ग 3 जो है ये है कोट्टापुरम से कोल्लम तक। और जलमार्ग 9 जो है ये है अलापुझा, कोट्टायम, अथिरामपुझा नहर तक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहा है। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, गलत है ये कथन। प्रशांत महासागर नहीं, अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है, समताप मंडल में नहीं,
क्षोभ मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं, ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। सिमूम अरब रेगिस्तान में चलने वाली ठंडी हवा है। ठंडी हवा नहीं है, ये गर्म हवा है। ठीक है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। एकमात्र यही सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। बेंगुला धारा के बारे में हम देख चुके हैं कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ये अपने ठंडे जल के कारण नामीब मरुस्थल में घना कोहरा और कुहासा उत्पन्न करती है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए। सागौन जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। ये वन पाए कहां जाते हैं? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उड़ीसा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर वितरित है। इन्हें एक और नाम से जानते हैं, मानसून वन। वर्षा यहाँ पे कितनी होती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं ये पेड़, इसलिए इसको बोलते हैं पर्णपाती। सागौन के अलावा इन वनों में अन्य वनस्पतियां भी पाई जाती है, जैसे बांस, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, शहतूत। ये सब भी व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सागौन जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में ज्यादा संख्या में पाया जाता है। इस प्रश्न में सूची का मिलान करना है। देखते हैं, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची ये किससे संबंध है? तो ये है वेतन, भत्ते एवं पेंशन से। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से। संविधान की 9वीं अनुसूची ये संबंधित है भूमि सुधार कानून से, और 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? आर्थिक न्याय का उपबंध इनमें से किसमें किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उद्देशिका में भी किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी प्रेम्बल और डीपीएसपी में। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? परमादेश होता क्या है, इसमें यह पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। टोटल 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 रिट है। परमादेश का अर्थ क्या है? कि हम आज्ञा देते हैं। यह न्यायालय द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण को कानूनी कर्तव्य का पालन करने के लिए निर्देशित करने के लिए जारी किया जाता है, जिसको उसने नहीं किया है या करने से इनकार कर दिया है। भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। कुछ और प्रावधान को भी देख लेते हैं और उसके स्रोत क्या हैं। जैसे संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, ये ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, ये ऑस्ट्रेलिया से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान का है, जापान के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कौन सी 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के अतिरिक्त भाग 9 सम्मिलित किया। भाग 9 तो बिल्कुल सही है। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। सही है। यह सहभागी लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। ये गलत है। इस अधिनियम के अधिनियमित होने पर पंचायतों का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। यह भी सही है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी, यही हमारा आंसर है। 73वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया था और भाग 9 जोड़ा गया था। इन विषयों का उल्लेख जो है, जो विषय शामिल किए गए थे 29, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 जी में। यह भी याद रखिएगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना की स्थापना की गई थी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये हैं 3 स्तर।
प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? तो ये है अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट है। अनुच्छेद 21 जो है ना बहुत ही व्यापक है, समाहित किए हुए हैं बहुत सारे विषयों को अपने आप में। तो प्रतिष्ठा और गरिमा का अधिकार जो है संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे अधिकार जो है इसमें अंतर्निहित हैं, जैसे कि आपराधिक मामले में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, उसके बाद निंदा का अधिकार, उसके बाद निजता का अधिकार, बहुत सारे हैं। अनुच्छेद 21 जो है यह अधिकार देता है व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है? तो वो हटा सकता है राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल। तो राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल हटा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। यानी राज्यपाल यह कार्रवाई सीधे नहीं करेगा, पहले मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजेगा, फिर सर्वोच्च न्यायालय अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने रिपोर्ट में हटाने की सिफारिश की है तब राज्यपाल उसको आदेश पारित करके हटा सकता है। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों में कौन शामिल थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस फजल अली, पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तेज बहादुर सप्रू शामिल नहीं थे। तो 2, 3 और 4, ऑप्शन सी करेक्ट है। इस समिति ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किस अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए गए थे? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा और विस्तृत अधिनियम था। इस अधिनियम में 3 सूचियां प्रदान की गई थी, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की गई थी 1957 में। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना स्थापित करने का सुझाव दिया, मतलब 3 स्तर होने चाहिए पंचायती राज में। इनका सुझाव था कि पंचायती राज की संरचना गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर होनी चाहिए। गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जिला में जिला परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों को स्वीकृति प्रदान की थी। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में 2 स्तरीय संरचना का सुझाव किसने दिया था? 2 स्तरीय, ठीक है, तो वो दिया था अशोक मेहता समिति ने। इसकी नियुक्ति की गई थी 1977 में जनता पार्टी के सरकार द्वारा, और 1978 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। एल.एम. सिंघवी समिति की नियुक्ति की गई थी 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा, और जीवीके राव समिति की नियुक्ति की गई थी 1985 में। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है? नहीं, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। बिल्कुल सही, यही सही होगा। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित की जाती है, उसके द्वारा हटाई जाती है, गलत है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली की उत्पत्ति ब्रिटेन में ही हुई है। प्रश्न है, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? इनमें से सर्वोच्च स्थान पर कौन सा है? तो राज्यपाल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर ओवरऑल देखें तो सर्वोच्च स्थान पर आते हैं राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पे आएंगे उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पे आएंगे प्रधानमंत्री, चौथे स्थान पे हैं राज्यपाल, 5वें स्थान पे आ जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, और छठे स्थान पे हैं लोकसभा अध्यक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न है, एक धनराशि 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 144 रुपए है तो दूसरे वर्ष का ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए।
तो देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ब्याज का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। कि साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1 वर्ष का दे दिया गया है, दूसरे वर्ष का पूछा जा रहा है, तो है चक्रवृद्धि ब्याज। बस क्या होता है कि मूलधन में ब्याज की राशि जुड़ जाती है दूसरे साल। तो हम साधारण ब्याज भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। तो इसमें ब्याज कितना है हमारा? 144 रुपए दिया हुआ है। मूलधन हमें निकालना है अभी। समय जो है वो कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष में निकाला गया है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 144। और दर कितना था? 8%। तो इसको सॉल्व कीजिए। इसमें हमें मूलधन कितना निकल जाएगा? तो ये हो जाएगा 144 गुना 100 बटे 8। तो कितना हो गया? 1800। देखिए 1800 रुपये हमारा मूलधन हो गया। अब सेकेंड ईयर का ब्याज निकालना है, तो हमारा कुल मूलधन कितना हो जाएगा? तो जोड़ देंगे हम इसमें 1800 में कितना? तो 144 को कितना हो गया? 1944। ये हमारा अभी सेकेंड ईयर के लिए पी हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में भी 8% का दर है। तो सेकेंड ईयर का ब्याज निकालिए। सेकेंड ईयर का ब्याज तो ये हो जाएगा 1944। 1 साल के लिए है 8% और 100 बटे 100। सॉल्व कीजिए। 144 गुना 8 बटे 100 कितना हो गया? बटे 100 तो हो गया आपका 155.52। ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न में एक शॉर्टकट मेथड भी यूज किया जा सकता है, वह है ब्याज प्लस ब्याज गुना दर बटे 100। तो यहां ब्याज हमारा कितना दिया है? 144 और ब्याज कितना है? 144, दर है 8। इसको सॉल्व करने पर आपको ये आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 75% लड़कियां हैं। यदि 20% लड़के मोटरसाइकिल से विद्यालय आते हैं तो मोटरसाइकिल से विद्यालय न आने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए आसान सी बात है। 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 75% लड़कियां हैं। यहां हमें लड़कों का संख्या निकालना है जो कि मोटरसाइकिल से नहीं आते हैं। तो 75% लड़कियां हैं तो कितने प्रतिशत लड़के हो गए? 25% बॉयज हो गए। तो बॉयज की संख्या कितनी हो गई? 120 का 25%, मतलब 120 का 25 बट्टा 100 कितना हो गया? 30। ठीक है ना? 2500 का 100 और ये 30, तो 30 बॉयज हैं। ठीक है। अब बोल रहा है कि मोटरसाइकिल से कितने आते हैं? तो 20% आते हैं। मतलब मोटरसाइकिल से ना आने वाले कितने हैं? 80% है। मतलब 30 का 80% मोटरसाइकिल से नहीं आते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए। 30 गुना 80 बटे 100 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 लड़के ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल से नहीं आते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न में सिंप्लीफिकेशन करना है हमें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए 4√6। प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 6, 8 और 9 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। इस तरह के प्रश्न में आपको एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने पर आपको प्राप्त होगा 360। अब ये 4 शेषफल बच रहा है तो इसको आप जोड़ दीजिए। 360 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 364। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज ने कहा कि उसकी पुत्री शोभा मेरी मां की पोती है, बताइए वह किसकी तस्वीर है। अब देखिए कोई तस्वीर है, उसको इंगित किया है, कोई तस्वीर है, इसमें बोला गया कि इसकी पुत्री, इसकी कोई पुत्री है जिसका नाम है शोभा। ठीक है। और ये शोभा जो है मेरी मां की पोती है, मतलब सूरज के मां की पोती है। सूरज की मां है, इसकी ये पोती है। शोभा जो है पोती है, तो सूरज की क्या हुई? ये पुत्री हुई। तो जब सूरज की पुत्री हुई तो ये फोटो जो है सूरज का ही है, तो स्वयं सूरज आंसर हो जाएगा। अब कुछ कथन दिए हुए हैं, कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं, इसके अनुसार से हमें आंसर ढूंढना है। बोला जा रहा है कि सभी संतरे आम हैं, तो सभी संतरे जो हैं वो आम हैं।
जितने भी संतरे हैं वो सारे क्या हैं? आम हैं। कुछ आम फल है, कुछ आम जो है वो फल है। कुछ सेब फल है, तो कुछ सेब जो है वो फल है। अब इसका निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ सेब आम है, तो कुछ सेब जो है वो आम हैं, तो सही है। कुछ संतरे सेब नहीं है, कुछ संतरे जो हैं वो सेब नहीं है, ये भी सही है। सभी आम सेब हैं, सभी आम जो हैं वो सेब हैं, ये तो गलत है, ये नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, बस केवल 1 और 2 का अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन डी। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेजेस। तो इडियम फ्रेज है क्या? तो टेक टाइम बाय द फोरलॉग। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है टू सीज एन अपॉर्चुनिटी। टेक टाइम बाय फोरलॉग का मतलब क्या है? टू एक्सेप्ट एन अपॉर्चुनिटी विदाउट हेजिटेशन। सेलेक्ट द वन विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। परज्यूरी, परज्यूरी का मतलब क्या है? उससे रिलेटेड इसमें वर्ड कौन सा है, उससे सबसे मिलता जुलता उसके अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉल्सहुड। परज्यूरी मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है लाई, लाई, फॉल्स स्वेरिंग। जो हम कोर्ट वगैरह में जो शपथ लेते हैं ना, गलत शपथ, वही है परज्यूरी, मतलब फॉल्सहुड, झूठ। पेन्योरी मीन्स होता है दरिद्रता। मेलेंकली मतलब होता है उदासी। फ्रैंकनेस स्पष्टता। फॉल्सहुड मतलब झूठ। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो वो समास है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देश के गौरव की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। उपयुक्त वाक्य में गौरव क्या है? तो गौरव क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए। भाववाचक संज्ञा होता क्या है? व्यक्ति या पदार्थों के गुण का बोध कराती है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, चतुराई, बुढ़ापा, ये सब। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सज्जन। अत्युत्तम, नायक और रामायण, इन सब में क्या है? स्वर संधि है, इसमें स्वर संधि है। सिर्फ सज्जन में व्यंजन संधि था। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र, 1857 की विद्रोह की बात हो रही है। बहादुर शाह द्वितीय, ये दिल्ली से। बिरजिस कादिर, ये कहां से? तो ये लखनऊ से। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर से। लियाकत अली, इलाहाबाद से। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 3142। 1857 क्रांति का बिगुल कब बजा था? तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। एक्चुअल में नेतृत्व जो है बख्त खां कर रहे थे दिल्ली से। बख्त खां ये सैन्य प्रमुख थे, बख्त खां। बिरजिस कादिर लखनऊ से, कुंवर सिंह जगदीशपुर से, लियाकत अली इलाहाबाद से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, खान बहादुर खान बरेली से, अजीमुल्ला फतेहपुर से, नाना साहब जिसको धुंधुपंत भी कहते हैं, धुंधुपंत, वो कानपुर से। 1544 में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था? तो जोधपुर पर अधिकार किया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। 1544 में शेरशाह सूरी ने रॉ मालदेव को हरा दिया और जोधपुर सहित अजमेर से माउंट आबू तक मारवाड़ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस समय उसके सेनापति कौन थे? ख्वास खां, खवास खां। शेरशाह सूरी द्वारा लड़ा गया ये युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध और बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और बिलग्राम का युद्ध यानी कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। दोनों में इसने हुमायूं को हराया था, हुमायूं दोनों में हारा था इससे। बिलग्राम युद्ध में जीत के बाद ही शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की थी। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? तो इसके दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल, क्रांतिकारी, ऑप्शन बी। ये क्रांतिकारी साम्यवादी दल का पुराना नाम जो था वो था भारतीय कम्युनिस्ट लीग, जिसकी स्थापना की गई थी 1934 में। कलचुरी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वो थे कोक्कल प्रथम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोक्कल प्रथम ने राजधानी बनाया था त्रिपुरी को। प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो हैं ये कलचुरी के दरबार में ही रहते थे और इस वंश का सबसे महान शासक था कर्णदेव। मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए की कि मेरी अंतरात्मा की आवाज है। उक्त कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का।
इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान यह कथन दिया था, जब उसको सरकारी आदेश दिया गया था कि चंपारण छोड़ दीजिए, और उन्होंने सरकारी आदेश को नहीं माना था। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में। यह गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो 3 प्रणाली था। 3 प्रणाली क्या होता था? इसमें किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। मजबूरी में उसको करना ही पड़ता था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो सही स्थान है बागोर, ऑप्शन सी। बागोर है कहां? तो यह है राजस्थान में, राजस्थान। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मुख्य रूप से राजस्थान के बागोर में मिले हैं और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में मिले हैं। बागोर को जो है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन आवास स्थल माना जाता है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, यहां जंगली और पालतू जानवरों की हड्डियां मिली है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर है बलिया में की गई थी, सतारा में भी हुआ था, मिदनापुर में भी, लेकिन अवध में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, कई जगहों पर समानांतर सरकार बनी थी, जिसमें कि बलिया, सतारा और तमलुक, जो कि मिदनापुर है, वो प्रमुख थी। सबसे पहला समानांतर सरकार जो बना था तो महाराष्ट्र के सतारा में है। इसे प्रति सरकार के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है समानांतर सरकार। सतारा में प्रति सरकार यानी समानांतर सरकार की स्थापना 1943 में हुई और 1946 तक ये चला था। इसका नेतृत्व किया था चौहान ने, नाना पाटिल ने और अन्य लोग प्रमुख थे इनमें। उसके बाद जो बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, वो चित्तू पांडे के नेतृत्व में थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तामलुक मिदनापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी सतीश चंद्र सामंत के नेतृत्व में। सतीश चंद्र सामंत, इसको जातीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था किनको? तो सही आंसर है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इस नरसंहार की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। बाद में 1940 में सरदार उधम सिंह ने इस हत्याकांड के प्रतिशोध के रूप में माइकल ओडायर की हत्या की थी लंदन में। मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई थी? तो यह है कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच, ऑप्शन ए करेक्ट है। द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ऊंचे और पिरामिड नुमा विमान, गोपुरम यानी प्रवेश द्वार और कई प्राकार मतलब क्या? चार दीवारी और विशाल संकेंद्रित प्रांगण। देखिए, गोपुरम के बारे में कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं बीपीएससी वाले, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोपुरम होता क्या था? तो प्रवेश द्वार, एंट्री गेट। द्रविड़ शैली का एक प्रमुख उदाहरण है तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, जिसे चोल शासक राजराज प्रथम ने बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मुशर्रिफ ए दीवान। टोडरमल का जो वास्तविक नाम था वो था अल्ल टंडन। इसको बोला जाता था मुशर्रिफ ए दीवान, मतलब क्या? राजस्व विभाग का प्रमुख। इसका अर्थ होता है मुशर्रिफ ए दीवान का राजस्व विभाग का प्रमुख। टोडरमल जो है अकबर का राजस्व विभाग का प्रमुख था, यानी वित्त मंत्री था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। करते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो यह 1502 ईस्वी में आया था। पहली बार जब भारत आया था तो यह आया था 1498 ईस्वी में। दूसरी बार, ये सेकंड बार है, 1502 ईस्वी में। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। और वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। तो सही क्रम क्या हो गया? ऑप्शन सी, 1 3 4 2। वास्को डी गामा दूसरी बार जो है 1502 ईस्वी में आया था। पहली बार 1498 में आया था। वो भी आया था, भारतीय नाविक एक मिल गया था उसको, अब्दुल मजीद। उसी की सहायता से वो केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका से होते हुए भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था, जहां उनका भव्य स्वागत किया था राजा जमूरीन ने। इस राजा का नाम याद रखिएगा, जमूरीन। और किसकी सहायता से पहुंचा था? तो अब्दुल मजीद। व्यापारी था या नाविक था, ये बोल सकते हैं आप उसको।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शाही चार्टर के तहत। बेतरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और डचों की हार हो गई। वांडीवाश का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेज जीत गए। वांडीवाश के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था सर आयरकुट ने और फ्रांसीसी सेना का काउंटर डी लाली ने। आयरकुट ने लाली को कुट दिया। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मराठों के लेखों में। अब यहां मोडी को मोदी जी से मत जोड़ देना। मोडी लिपि या मोडी लिपि का सबसे पहले प्रयोग जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में हुआ, राजकीय लिपि के रूप में बालाजी अबाजी के द्वारा किया गया। नाम याद रखना है, बालाजी अबाजी। बालाजी अबाजी जो है शिवाजी के मंत्रिपरिषद में चिटनीस थे। उसे देखा जाए तो इस लिपि का जो विकास है वो 13वीं शताब्दी में हेमाद पंत के द्वारा किया गया। अब प्रयोग जो है वो बालाजी अबाजी द्वारा पहली बार किया गया था। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो सही है ऑप्शन सी, यज्ञश्री सातकर्णी। सिक्कों पर जहाज का चित्र होना क्या दर्शाता है? ये सिक्के समुद्री व्यापार और नौसैनिक शक्ति को दर्शाते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सुशर्मा की हत्या करके शिमुक ने किया था। किसने? शिमुक ने। इसकी दो राजधानियां थी, एक थी प्रतिष्ठान जिसको पैठन भी कहते हैं महाराष्ट्र में, और दूसरा अमरावती आंध्र प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? तो भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। एक बात और ध्यान में रखना है कि सातवाहन ही वो वंश था जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। और सबसे पहले सीसे का सिक्का किसने चलाया था? तो सातवाहन वंश के द्वारा ही चलाया गया था। निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के कराची अधिवेशन में हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। जी हां, बिल्कुल। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया। बिल्कुल किया गया। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। यह भी किया गया था। सही है तीनों, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3। 29 मार्च 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किनके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मीर सैयद अली के द्वारा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन मीर सैयद अली और अब्दुस समद जैसे चित्रकारों के नेतृत्व में हुआ था। इसका शुरुआत जो है हुमायूं के शासनकाल में हो गया था और इसका काम जो खत्म हुआ तो अकबर के शासनकाल में ये पूरा हुआ। एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, दसवंत जो है वो अकबर के शासनकाल में चित्रकार थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। एक और पूछा गया है कि यूरोपीय चित्रकारी का आगमन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के शासनकाल में। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकारी का आगमन हुआ था। और चित्रकला का स्वर्णयुग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? तो यह लागू होता है बॉक्सिंग पर। ऑप्शन ए करेक्ट है। बॉक्सिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। इसका लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। मिनिमम जो है 4.9 × 4.9 मीटर स्क्वायर होता है और मैक्सिमम 6.1 × 6.1 मीटर स्क्वायर हो सकता है। इससे संबंधित कुछ प्रमुख शब्दों को याद रखिएगा, जैसे पंच, अपरकट, राउंड, नॉकडाउन, नॉकआउट, बेल, बेल्ट, बाउंस, ब्रेक। एक बात और ध्यान में रखना है, ओलंपिक खेल में जो है बॉक्सिंग स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बेल बारकर कप दिया जाता है। क्या नाम है उसका? बेल बारकर कप। अब सही सुमेलित करना है। उत्सव दिया हुआ है और संबंधित राज्य दिया हुआ है या केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है। मिलान करते हैं। हॉर्निवल पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से। संगई मणिपुर से। राजहंस पर्व जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और हेमिस लद्दाख से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 2, 1, 3। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर है 1961। ऑप्शन सी करेक्ट है। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है। ये नाम दिए गए हैं। दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। इन संगठनों में कौन संगठन विश्व बैंक समूह से संबंधित है? तो IMF ये संबंधित नहीं है, IDA है, मीगा है, ICSID है, इसके अलावा IBRD होता है और IFC होता है। IMF नहीं है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन डी करेक्ट है। ये 5 संगठन जो हैं ये सब मिलकर विश्व बैंक समूह बनाते हैं।
विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अजय बांगा। प्रश्न है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, टेरॉन 1। ये यूएसए का है, ठीक है। ये लेकिन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड नहीं है, ये 85% 3D प्रिंटेड था। 85%। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट पहला कौन सा है, विश्व का पहला 100% 3D प्रिंटेड, तो वो है अग्निबाण। अग्निबाण जो कि इंडिया का है, भारत का। तो टेरॉन 1 जो है ये अमेरिकी कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने विकसित किया है। अग्निबाण सॉर्टेड को भारतीय कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है ये। मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वा, ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वा के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, B.S. नायपॉल। कुछ और बुक्स को याद रखिएगा। ए सुटेबल बॉय, ये विक्रम सेठ का है। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय का है। सी ऑफ पॉपीज, अमिताभ घोष का। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान ये कहां है? तो ये है रांची में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान पिस्का नगरी रांची में है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसके अलावा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डूरंड कप, आगाखा कप, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी, इनमें से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है आपका डूरंड कप, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगाखा कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में और भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। इसके अलावा एक बात ध्यान में रखना है कि फुटबॉल का जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय, उसको बोलते हैं फीफा। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी पेरिस फ्रांस में। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। प्रश्न है, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है। इसमें शामिल होगा थाइमस, तिल्ली मतलब क्या? स्प्लीन, लसिका पर्व यानी लिम्फ नोड्स, ये जो है इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, प्रतिरक्षी प्रणाली का अंग है। प्रतिरक्षी प्रणाली का अंग है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो ये अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्प्रेरक मतलब क्या है? कैटालिस्ट, जो प्रक्रिया में भाग लिए बिना प्रतिक्रिया को तेज कर देता है, प्रतिक्रिया का दर को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। प्रश्न है, शिशु पोषक बोतलें और शीतल पेय बोतलें सामान्यतः बनी होती है, मतलब बेबी फीडिंग बोटल्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोटल्स किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं पॉलीस्टायरीन के। ऑप्शन डी, पॉलीस्टायरीन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पॉलीस्टायरीन जो होता है एक सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, इसको ढालना आसान होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, पॉलीएमाइड को नायलॉन के रूप में भी जाना जाता है। वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गाय से। ऑप्शन बी करेक्ट है। वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द वैका से, जिसका अर्थ होता है गाय। आधुनिक टीके के आविष्कारक कौन कहे जाते हैं? तो एडवर्ड जेनर कहे जाते हैं, जिन्होंने चेचक का टीका दिया था। चेचक से सुरक्षा के लिए उन्होंने काउपॉक्स यानी गाय के चेचक वायरस का उपयोग किया था और इसी कारण से इस प्रक्रिया का नाम वैक्सीनेशन रखा गया। प्रश्न है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बोरेक्स। इसमें बोरेक्स मिलाया जाता है। पायरेक्स ग्लास को बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए बोरोन ट्राइऑक्साइड B2O3 मिलाया जाता है। इससे क्या होता है? ये बहुत ज्यादा मजबूत बनता है। निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है, जो कैलोरी नहीं देता है? सही आंसर है सुक्रालोस। ऑप्शन डी करेक्ट है। सुक्रालोस जो है एक कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये बेकिंग तापमान पर भी अपना मिठास नहीं खोता है और कोई कैलोरी नहीं देता है।
सुक्रोज क्या है? ये नियमित टेबल शुगर है जो कैलोरी देता है, कैलोरी प्रदान करता है, लेकिन ये जो है कृत्रिम मधुरक नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्पार्टेम एक कृत्रिम मधुरक है, लेकिन यह ताप स्थिर नहीं होता है, गर्म अगर कर दीजिएगा तो अपना मिठास खो देगा ये, इसलिए इसका प्रयोग जो है आमतौर पर ठंडे खाद्य पदार्थों में और शीतल पेय में किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में ईंधन गैस दिए हुए हैं, सूची 2 में प्रमुख अवयव दिए हुए हैं, उसके घटक दिए हुए हैं। सीएनजी मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन। इसका घटक सीएनजी घटक क्या है? मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन। कोल गैस का है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। एलपीजी का प्रोपेन और ब्यूटेन, इसमें आइसोब्यूटेन भी होता है। भाप अंगार गैस, इसका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 4 2 1। बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन पूछ रहा है। देखते हैं कथनों को। इनका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, सही बात है। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है, यह भी सही है। यह एक संक्षारी क्षारक है, संक्षारी क्षारक नहीं होता है, ये माइल्ड होता है, एकदम माइल्ड है, माइल्ड क्षारक है, तो ये गलत हो गया आपका। ये अमाशय में अम्ल के आधिक्य को निष्प्रभावी करता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक संक्षारी क्षारक है, मतलब ये संक्षारी क्षारक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन का पहचान कर रहा है। बेकिंग सोडा का प्रयोग जो है अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। बेकिंग सोडा को तेज खाना पकाने के लिए कभी कभी भोजन में भी मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा प्रकृति में क्षारीय होता है, इसका उपयोग जो है एंटासिड के रूप में पेट में अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो होता है हल्का होता है, माइल्ड होता है, ये असंक्षारक होता है, नॉन कोरोसिव होता है। प्रश्न में हमें दिया गया था ये कोरोसिव है, ये कोरोसिव नहीं है, ये नॉन कोरोसिव है। संक्षारक क्षारक के आप उदाहरण दे सकते हैं, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये संक्षारक क्षारक है, कोरोसिव है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इन तीनों को देखिए, इन तीनों में कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? या तीनों है या एक है, पता लगाते हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन। बर्फ का गलना, यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का आस्कंदन, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का यह उदाहरण है। तो सिर्फ एक है, ऑप्शन 3, तो केवल 3, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है कि रासायनिक संगठन में परिवर्तन, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना चाहिए, संगठन में परिवर्तन, परिवर्तन जनरली क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, मतलब फिर से इसको वापस वाले पदार्थ की अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अब इसमें जो है ये है NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl का क्रिस्टलीकरण क्या होता है? भौतिक है। बर्फ गल के फिर से द्रव अवस्था में आ जाता है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का आस्कंदन, मतलब दूध से दही जमना, दूध से दही जम जाना, दही जमना, यह है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ये किसके कारण होता है? किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ये सब पढ़े होंगे, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इसी के कारण दूध से दही जम जाता है। देखिए रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है। आमतौर पर अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब इरिवर्सिबल होता है, वापस वाले अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है। दूध का आस्कंदन यानी दूध का दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। यह ध्यान में रखिएगा आप, किससे किस में चेंज होता है? लैक्टोज शर्करा को, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। ये लैक्टिक एसिड एक नया पदार्थ होता है जो दूध के प्रोटीन को जमा देता है, यानी दही बना देता है। ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है, मतलब दूध से आप दही बना सकते हैं लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हैं। पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो ये है हमारा अमाशय, स्टोमक, ठीक है, स्टोमक, इसकी आकृति जे के समान होती है, ये देख सकते हैं आप, है ना, जे की तरह। स्टोमक जो है ये इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ग्रासनली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होती है? तो ये होती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है? इसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी को फॉलो करता है संतुलित रासायनिक समीकरण। सूची को सही सुमेलित करना है। सूची 1 में उपकरण दिया हुआ है, सूची 2 में मापे गए तत्व का नाम दिया हुआ है। देखते हैं स्लिंग साइक्रोमीटर किस चीज में यूज होता है, तो ये सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। पेडोमीटर क्या करता है, ये चले गए कदमों की संख्या और दूरी को मापता है। स्पेक्ट्रोमीटर विकिरण ऊर्जा को मापता है। और पिक्नोमीटर से क्या करते हैं, इससे ठोस की मात्रा मापते हैं, ठोस के घनत्व की मात्रा, ठोस पदार्थ के घनत्व को मापा जाता है इससे। यह है पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल लेता है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसके कारण क्या होता है, एड्स होता है, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो HIV अपना आकार बदल लेता है किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। HIV जो है एक रेट्रोवायरस है, ठीक है, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम पाया जाता है। इसी के कारण अपना ये आनुवंशिक आकार बदल लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। साल्मोनेला कुष्ठ रोग, यही सुमेलित नहीं है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, कुष्ठ रोग होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। और साल्मोनेला से क्या होता है, ये जनरली आंत को इफेक्ट करता है, हमारे इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, आंत को प्रॉब्लम करता है। इसके कारण सैल्मोनेलोसिस या टाइफाइड हो सकता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया, सही है ये, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। येर्सिनिया पेस्टिस से प्लेग होता है, बिल्कुल सही है। विब्रियो कॉलेरा से हैजा होता है, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, कुष्ठ रोग जो है इसको हैंसन रोग भी कहते हैं, इसको हैंसन रोग भी कहते हैं। ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण, जो कि एक जीवाणु है। साल्मोनेला बैक्टीरिया आमतौर पर आंतों को इफेक्ट करता है, जिसके कारण टाइफाइड या साल्मोनेलोसिस हो जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। विब्रियो कॉलेरा से हैजा होता है। ये एक तीव्र दस्त रोग है, जो कि आमतौर पर दूषित पानी या भोजन के द्वारा फैलता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहां है भंजन, भंजन यानी क्रैकिंग, क्रैकिंग किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम से, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड होता है। प्रगलन यानी स्मेल्टिंग, ये होता है धातुओं से, यहां हो जाएगा तांबा, तांबा, लोहा, जस्ता, इन सब से संबंधित है। हाइड्रोजनीकरण ये वसा का होता है, खाद्य वसा का। वल्कनीकरण ये रबड़ का होता है, इसमें क्या होता है, सल्फर मिला दिया जाता है, सल्फर को रबड़ के साथ ऐड कर दिया जाता है, जिससे रबड़ मजबूत हो जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रगलन यानी स्मेल्टिंग, ये क्या होता है, एक धातुकर्म प्रक्रिया है। इसमें किसी धातु को उसके अयस्क से निकालने के लिए हाई टेम्परेचर का यूज किया जाता है। जनरली तांबा, लोहा और जस्ता जैसी धातुओं को उसके अयस्क से निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वल्कनीकरण क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबड़ के साथ सल्फर मिलाया जाता है, जिससे ये रबड़ अधिक कठोर और टिकाऊ बन जाता है। निम्न में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज तक हमारा कान सुनने की क्षमता रखता है। ये श्रव्य ध्वनि कहलाता है, श्रव्य, ठीक है। इतना ही रेंज का ध्वनि हम सुन सकते हैं। इसके नीचे जो होता है उसको बोलते हैं अवश्रव्य, अवश्रव्य, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। और इससे ज्यादा रेंज की जो ध्वनि होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनियां। हम इतना ही सुन पाते हैं, इससे ना नीचे ना ऊपर। इससे नीचे जैसे कि हाथी होते हैं, अवश्रव्य ध्वनि सुन पाते हैं, और पराश्रव्य ध्वनि चमगादड़ सुन पाते हैं, चमगादड़, ठीक है। निम्न में से किस ऊतक में पुनर्जन्म की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है, तो इनमें से सबसे कम होता है तंत्रिका ऊतक में, न्यूरॉन्स में। प्रश्न है थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है, तो यह संबंधित है क्लिनिकल तापमापी, क्लिनिकल थर्मामीटर के आविष्कार से संबंधित। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो एक्सरे मशीन है, एक्सरे, इसका आविष्कार किसने किया था, तो रॉटजन ने किया था, रॉटजन ने
सूक्ष्म दर्शक यंत्र यानी माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेनसन ने किया था, जेनसन ने। और परिश्रावक मतलब क्या? स्टेथेस्कोप, स्टेथेस्कोप जो डॉक्टर के गले में आप देखते होंगे, जिसको आला बोलते हैं आमतौर पे, आला। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था रेने लेनेक ने, रेने लेनेक। निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक का होना, चिड़चिड़ा होना। तो ये सब लक्षण दर्शाता है पेलेग्रा रोग को। पेलेग्रा ये किसके कारण होता है? निकोटिनेमाइड के कारण, निकोटिनेमाइड की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? विटामिन B3 या नियासिन, नियासिन। इसके अलावा आपको पता ही होगा आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसको घेगा रोग कहते हैं, जिसमें गर्दन की थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर होता है। थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी होता है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 2002 से 2007 तक। और ये जो है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया था 2005-2006 में। किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955, ये डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक। ये कब राष्ट्रीयकृत हुआ? तो 1 जुलाई 1955 को। किस समिति की सिफारिश पर? तो सही आंसर है गोरेवाला समिति। ठीक है, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा प्रदर्शित करता है। बेरोजगारी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, NSSO। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कीजिए। भारत में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित डेटा जो है वो एकत्र करना और प्रकाशित करने का प्राथमिक काम किसका है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का, जो कि अंतर्गत है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के। जुड़वां घाटा किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जुड़वां घाटा कहते हैं राजकोषीय घाटा को और चालू खाता घाटा को, यानी फिजिकल डेफिसिट को और करंट अकाउंट डेफिसिट को। ठीक है, जुड़वां घाटा यानी ट्विन डिफिसिट शब्द का प्रयोग जो है उस स्थिति में किया जाता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक साथ दो प्रमुख घाटे होते हैं, राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट और चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।